नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूपी के पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने चुनावी वादों का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया तो समाजवादी पार्टी ने अपने वचन पत्र के जरिए वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। दोनों दलों के घोषणा पत्र में मुफ्त पर ज्यादा जोर है, लेकिन वादों का ये पिटारा कितना खरा उतरेगा ये 10 मार्च को पता चलेगा। इन सब के बीच कुछ अहम सवाल जिन पर सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा करेंगे। 2022 के चुनाव में किसका दिखेगा दम और 22 के लिए क्या 22 वचन से यूपी में साइकिल दौड़ पाएगी? बीजेपी के संकल्प पत्र से जीत की क्या बुनियाद पड़ेगी और समाजवादी पार्टी के वचन पर वोटर्स के मन में आखिर क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के संकल्प से कमल खिल पाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के लिए पहले आप के तर्ज पर चलते हुए आखिरकार बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए। एक तरफ बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर 22 में सरकार के लिए अपना पिटारा खोल दिया, तो दूसरी तरफ एसपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लखनऊ को साधने की पुरजोर कोशिश की है। सत्य वचन और अटूट वादे नाम से एसपी के घोषणा पत्र में 15 दिनों में गन्ना किसानों को भुगतान, 2025 तक किसानों को ऋण मुक्त करने का वादा, सभी फसलों की एमएसपी तय की जाएगी, किसान आंदोलन में शहीद किसानों के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा। तो वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र में युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का वादा, हर घर में एक युवा को सरकारी या स्वरोजगार का अवसर, प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था और राज्य में एमबीबीएस की सीटें दोगुनी की जाएगी। दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो में मुफ्त शब्द का पुरजोर तरीके से इस्तेमाल हुआ, यानी साफ है दोनों ही पार्टियों ने जनता को फ्री के जरिए ईवीएम तक पहुंचाने का मन बनाया है। किसके मैनिफेस्टो में कितना दम है, इसके लिए 10 मार्च का इंतजार करना होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो बीजेपी की तरफ से भी इस बार मुफ्त पर जोर दिया गया है। किसानों के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान किया गया, छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप देने की बात कही गई है, एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने का वादा बीजेपी की तरफ से किया गया और समाजवादी पार्टी ने भी इसी तरह से जोर दिया है। लड़कियों की शिक्षा पर मुफ्त शिक्षा की बात कही गई है, केजी से पीजी तक, और महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण का वादा किया गया। इसी तरह से बीजेपी ने भी महिलाओं को रोजगार में वरीयता देने की बात कही है। और इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के पांडे जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही हमारे साथ एनके सिंह सर जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एनके सर, सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहेंगे, दोनों पार्टियों की तरफ से कैसे वक्त में घोषणा पत्र जारी किया गया जब 2 दिन बाद चुनाव है? क्या ये घोषणा पत्र के जो वायदे हैं पार्टियां जनता तक, पहले चरण के वोटर्स के बीच तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगी? और दोनों पार्टियों की तरफ से इस बार मुफ्त पर अगर जोर दिख रहा है तो उसके मायने क्या निकले? इसके मायने कुछ नहीं है। इसके मायने मैं पिछले 4 घंटे से जोड़ रहा हूं कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी इन वादों पे, इन फ्रीबीज पे, और दोनों पार्टियों के हमने मैनिफेस्टो को बड़े गौर से पढ़ा और उसको कैलकुलेट किया। आप ताज्जुब करेंगे, आपके व्यूवर्स को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि इस साल यूपी का रेवेन्यू कलेक्शन जो रिवाइज एस्टीमेट आएगा, अभी बजट जब आएगा मार्च में, रिवाइज एस्टीमेट जो आएगा, आप ताज्जुब करेंगे कि 50,000 करोड़ रेवेन्यू कम हो गया है। इस समय बजट का जो आपका 5.5 लाख का था वो 5 लाख से कम होने जा रहा है रिवाइज एस्टीमेट में। ऐसे में जब रेवेन्यू कम हो रहा है, ये कमिटमेंट करीब 1-1 लाख करोड़ के दोनों पार्टियों ने किए हैं। नामुमकिन उल अम्र जिसे कहते हैं कि अमल में आ ही नहीं सकता, ये सारे जो वायदे किए हैं, आप जरा गौर कीजिएगा। स्कूटी देना, स्त्रियों को लड़कियों को लैपटॉप देना। आप जानते हैं कि हायर एजुकेशन में इस समय 30 लाख बच्चे लड़कियां हैं, टोटल 58 लाख है, जिसमें 28 लाख लड़के हैं और 30 लाख लड़कियां हैं। जरा कैलकुलेट कीजिए कि 30 लाख लड़कियों को स्कूटी देना या 2 व्हीलर देना, क्या यह मुमकिन है बीजेपी के लिए? उसी तरह समाजवादी पार्टी
ये 1 करोड़ नौकरियां देगी, बीजेपी ने कहा हर परिवार को नौकरी देंगे। अरे आपके यहां एमएसएमई बैठ रहा है, आप नौकरियां कहां से लाएंगे? इसका रोड मैप किसी ने नहीं बताया है, दोनों पार्टीज ने नहीं बताया है। तो मुझे ताज्जुब होता है कि ये वोटर्स के इंटेलिजेंस को इतना कम करके क्यों समझते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे इस पर बड़ा ताज्जुब हो रहा है। कर्ज लेकर घी पीने वाली बात हो गई। रेवेन्यू सरकार का लगातार गिर रहा है, 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज उत्तर प्रदेश में है। ऐसी स्थिति में जो लोक लुभावन वायदे किए गए इसको अमल में कैसे ले आया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। आलोक अवस्थी जी, जिसका जिक्र एनके सर ने किया कि आखिर आप लोग वादा तो कर दे रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन वायदे क्या अमल में ला पाएंगे? वैसी स्थिति क्या राज्य की है? लगातार रेवेन्यू घटता हुआ दिखा है, पहले से ही प्रदेश पर कर्ज है। इन स्थितियों में कहां से वादे पूरे करेंगे सर? देखिए, मैं एनके सिंह साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिल्कुल बड़ा सम्मान है उनका। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, देखिए नौकरी और रोजगार को मिक्स मत करिए। हमने जो दिया है रोजगार और स्वरोजगार के अवसर हम उपलब्ध कराएंगे, हमने इस बात को कहा है। नौकरियां तो सबसे ज्यादा हमने दी है, 5 लाख नौकरियां दी है, बिना भेदभाव के दी है। कोई भी नौकरी को माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल नहीं किया। सपा सरकार में 4 भर्ती बोर्डों को कैंसिल कर दिया तो पता है एनके सिंह साहब को। तो नौकरी आप लिमिटेड है आपके पास, लेकिन रोजगार स्वरोजगार आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम से अपने उससे आप बढ़ा सकते हैं, मेरा इतना कहना है। बाकी जो हमारी भारतीय ने कहा है, सबसे पहली बात कि हम 2 करोड़ बच्चों को टैब और क्या कहते हैं स्मार्टफोन देंगे। हमने 1 करोड़ टैब और देने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन चुनाव आ गया तो हम सबको नहीं दे पाए, लेकिन हम आगे हम संख्या हमने बढ़ाई है। 10 लाख युवाओं को रोजगार स्वरोजगार की बात कर रहे हैं हम। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देंगे, गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान करेंगे, यदि 14 दिन के बाद अगर समय लग गया तो उसका ब्याज भी हम चीनी मिल मालिकों से वसूल करके रेवेन्यू पर तो सवाल उठा लोग जी कि कहां से वो पैसा आ जाएगा। मैं बता रहा हूं, मुझे अगर बोलने देंगे। देखिए 1 लाख, अभी आपने केंद्रीय बजट देखा है, एक उस सेंट्रल पूल से 1,46,000 करोड़ रुपए से ऊपर जो है यूपी को मिल रहा है, और तमाम योजनाओं से पैसा मिल रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम जो है एमएसपी पर गेहूं और धान को और अधिक जो है उसका भुगतान खरीदेंगे, उसका मजबूत करेंगे। मैकेनिज्म जो है 6 मेगा फूड पार्क की स्थापना करेंगे। निशान किसी ने भी आजकल मछुआरों के लिए कुछ नहीं किया है। हम 1 लाख रुपए के नाव में 40% उनको सब्सिडी देंगे। कन्याओं को हमने जो कॉलेज जा रही है हमारी, उनको स्कूटी देंगे। कन्या सुमंगला योजना को हमने 15,000 से बढ़ के 25,000 रुपए कन्याओं के लिए कर दिया है। सामूहिक विवाह में 51,000 हम देते थे, हम 1 लाख रुपए। मेरे पास वक्त में आलोक अवस्थी जी, ठीक है। कपीश श्रीवास्तव जी, आखिर इंतजार किया जा रहा था क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से? पहले बीजेपी अपना घोषणा पत्र ले आएगी, उसके काट में हम घोषणा पत्र जारी करेंगे, और फ्री बीज को लेकर, यानी कि जो मुफ्त वाली बात कही जा रही है, उसको लेकर एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिर रेवेन्यू कहां से आएगा? मुफ्त बिजली देंगे आप, किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, इन सब के लिए रेवेन्यू कहां से आएगा? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम जिस समय पे लेकर के आए हैं, आप देखिए कि उसमें जो हमने पहली चीजें खोल दी अपने वचन पत्र की, कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। आखिर उसी का प्रेशर था कि ये किसानों के लिए मुफ्त बिजली लेकर के आ गए सिंचाई पे। आप सोचिए, अगर हम पहले जारी करते हैं। कपीश भाई, आम आदमी पार्टी भी कह सकती है। नहीं, सुन तो ले। नहीं, आम आदमी नहीं कह पाएगी, इसलिए नहीं कह पाएगी कि आपको याद होना चाहिए कि हमारी जब भी सरकार चली है तो हमने सिंचाई के लिए बिजली हमेशा मुफ्त दी है, और किसानों के यहाँ फिक्स मीटर दिया था, फिक्स चार्ज दिया था, मीटर नहीं दिया था। ठीक है। और हमने 4 रुपए प्रति यूनिट बिजली दी थी, और इन्होंने 7.5 रुपए पर बिजली दी। और अगर ये कहते हैं कि हमने तो 24 घंटे बिजली दी, तो मैं तो सिर्फ एक बात इनसे पूछना चाहता हूं कि आप हमें बता दीजिए कि कोटा आपने कब बढ़ा लिया केंद्र से, और अगर आपने कोई बिजली यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट लगाई हो तो वो आप बता दीजिए कि कब आपने कहां लगा दी। तो सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी के विकास के अनुक्रम में जो हम लोगों ने काम 56,000 करोड़ रुपए से बिजली विभाग के अंदर किया था, 3 हम लोगों ने बिजली यूनिट पैदा करने के कारखाने लगाए, इसमें आपने देखा 2 तापी और 1 जलीय बिजली थी, तो वो आपके सामने है। 558 अगर हमने पावर्ड किया था सब स्टेशनों को, तो वो उसका कारण है। जो हमने जापान से एमयू सिग्नेचर किया सूरज से बिजली बनाने का, वो उसका कारण है। जो हमने तमाम तारों से को संजाल को जमीन के अंदर से अंडरग्राउंड किया, ये उसका काम है। लेकिन बीजेपी कहती है कि गांव में 18 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, शहरों को 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। आपकी पार्टी पर बड़ा आरोप मुख्यमंत्री ने खुद ही लगाया था, वो ट्रांसफार्मर और लालटेन वाली बात कहकर, याद करिए। आयुष भाई, मैं उसी बात को तो कह रहा हूं। मैंने अभी तक शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मैं उसी बात को कह रहा हूं
कि जब ये 1 यूनिट बिजली जो है कोटे की बढ़ा करके नहीं ले रहे हैं, जब ये अपने समय में कोई कारखाना बैठाया नहीं इन्होंने बिजली का, तो जो हमने किया उसी का ना आज दू रहे हैं। गैया हमने खिलाई और खिला करके ठीक है, मैं लौटूंगा कपिश भाई, लौटूंगा आपके पास, आलोक जी आपके पास भी आऊंगा। बात ये है ठीक है संकल्प पत्र को क्यों इन्होंने जारी किया? ठीक है, के पांडे जी, बड़ा सवाल ये उठ रहा है। संकल्प पत्र ठीक है, इन्होंने जो संकल्प, ठीक है कपिश भाई मैं लौटूंगा। ठीक है, के पांडे जी, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर आपने मुफ्त स्कूटी देने की बात कही तो बीजेपी भी मुफ्त स्कूटी देने की बात करी, आप किसानों के लिए वादे करके आए थे, समाजवादी पार्टी ने भी किसानों के लिए वादे कर दिए। आपके जो वादे हैं दूसरी पार्टियों की तरफ से किए गए हैं, आपको जनमत क्यों मिले? और आयुष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मुझे तो आज इस बात की खुशी है कि जिन मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी जी आगे बढ़ी, आज उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग, जिनको ना महिलाओं से मतलब है, ना पुरुषों से मतलब है, ना मजदूरों से मतलब है, ना छोटे किसानों से मतलब है, जिनको केवल चंद उद्योगपतियों से मतलब है, आज उनको भी उसी रास्ते पे आना पड़ा। तो यह तो हमें खुशी है कि प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में इन्हें उस रास्ते पे आना पड़ा। कम से कम इनको यह तो तय है कि वादे नहीं पूरे कर सकते हैं, लेकिन कम से कम बातें तो इन्होंने शुरू किया, कुछ तो शुरू किया। बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है, किसान, 2 चीज पे बात करूंगा केवल, एक कार पे, किसान पे, बस 30 सेकंड में। किसानों के मुद्दे पर जो पार्टी पार्लियामेंट में पिछली बार पूरे बजट का 4.48% किसानों और खेती के लिए बजट था, आज 3.8% कर दिया गया है खेती का बजट। इसका मतलब किसानों से इनकी नाराजगी है, किसानों से इनकी दुश्मनी है। सुनिए, इसके बाद यूरिया पर सब्सिडी कम की गई है, फूड फर्टिलाइजर पे सब्सिडी कम की गई है, सारे जगहों पे इन्होंने सब्सिडी कम कर दिया। मनरेगा का इन्होंने बजट तक घटा दिया। मैं अब आता हूँ, रोज ये किसानों की क्या बात करेंगे जो 14 दिन में, अभी आलोक जी कह रहे थे कि 14 दिन में हम नहीं दे पाएंगे किसानों का गन्ना भुगतान, तो हम उस पर ब्याज देंगे। 13,500 करोड़ बाकी है, इसका ब्याज कब देंगे? पहले ये तो बता दीजिए। 5 साल किसी और पार्टी की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इनके घोषणा पत्र को मैंने भी दराज देखा। ठीक है, एक जगह इन्होंने जल्दी से पांडे जी, जल्दी से हमने दिया, दूसरी जगह इन्होंने, ठीक है आलोक अवस्थी जी, ठीक है आलोक अवस्थी जी, 30 सेकंड आपको दे पाऊंगा। नहीं, ठीक है, मेरा सवाल सुनिए। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर आप अभी काम कर रहे थे, चाहे अभ्युदय कोचिंग सेंटर की बात कर ली जाए, आप लोग कह रहे हैं कि मुफ्त कोचिंग देंगे हम। दूसरी तरफ लव जिहाद को लेकर आपकी तरफ से वादा किया गया है, धर्म परिवर्तन पर पहले से ही विधेयक था, तो उन मुद्दों को फिर से वापस लाने की कोशिश क्यों की जा रही यूपी की सियासत में? आलोक अवस्थी जी, जल्दी से। जबरन धर्म परिवर्तन पे, लव जिहाद पे हम 10 साल सजा और 1 लाख का जुर्माना देकर के आएंगे। और समाजवादी पार्टी की आप बात करते हैं, ये अगर जीत गए कहीं पे तो ये अपराधियों का राज लेकर के आएंगे, ये दंगाइयों का खुलकर समर्थन करेंगे, ये अपने रोल मॉडल आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को जेल से रिहा करा के फिर से लोगों को परेशानी पैदा करेंगे। ये बिजली जो है अपराध करते हैं, यही तो बड़ी दिक्कत की बात है। एनके सर, मैं आपका रुख करूंगा। एनके सर, अभी तक किसान और कानून व्यवस्था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास करके ये दो बड़े मुद्दे दिख रहे थे। क्या दोनों बड़ी पार्टियों के घोषणा पत्र जारी होने के बाद अब मुद्दे भी बदल पाएंगे, या फिर जो अब तक मुद्दे थे सियासत में उन्हीं पर चुनाव लड़ा जाएगा, घोषणा पत्र लगे? एनके सर, ठीक है आलोक जी, ठीक है सर। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं। ये जो आज इन्होंने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, दरअसल इन पे विश्वास होता नहीं है। 70 साल से ये जो धोखा हुआ है, तो जनता अब जो आप बजट घोषणा पत्र में जो कहते हैं उसमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि इंप्लीमेंटेबल नहीं है, और जनता ये जानती है कि जो वादे कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं होता है। लिहाजा जो किसान वाला मुद्दा है, अब जो आप उदाहरण लीजिए, यूपी ने इस साल 17% अनाज खरीदा है, लेकिन 5% किसानों से ही खरीदा है। अब समाजवादी पार्टी अजीब दावा कर रही है कि साहब सभी प्रोडक्ट पे, सभी अनाजों पे, सभी जींस पे हम एमएसपी देंगे। अरे ये वादा नहीं करना है, सभी चीज का 23 पे तो ऑलरेडी है। आपको ये कहना है कि क्या आप किसानों का सारा प्रोड्यूस खरीद लेंगे, ये वादा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है, और यही किसानों की मांग है। तो किसान ये समझ रहा है कि इन वादों का कोई मतलब नहीं है, लिहाजा उसका जो परसेप्शन है उसी के हिसाब से वो वोट देगा। ठीक है कपिश जी, बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी आपको घेरे कि आप लोग फिर सत्ता में आए तो अपराधियों का गढ़ बना देंगे, आप लोग फिर सत्ता में आए तो लव जिहाद को बढ़ावा मिल जाएगा, उसी को उन लोगों ने संकल्प पत्र में शामिल कर लिया है।
आयुष भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये अपना ही आईना खुद देख रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आता है कि 2017 से 2018 तक के इनके एनसीआरबी के आंकड़े 2019 के बाद आए, क्योंकि उस समय केंद्रीय चुनाव आ रहा था, ये अपना चेहरा छुपा रहे थे, और अब 2020-2021 के आंकड़े गायब हैं। तो बिना साल भर के आंकड़े के आप कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं? और उसके बाद भी 7.50% हीनियस क्राइम बढ़ा हुआ है। महिलाओं के प्रति अत्याचार और बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कहा है रामराज, इन्होंने पुलिस का ही अपराधीकरण कर दिया। 467 पुलिस अभिरक्षा में पुलिस के अभिरक्षा में मृत्यु हो चुकी है, हत्याएं करवाई गई हैं, और इनका गृह राज्य मंत्री हत्यारा है। आपके बड़े नेताओं पर आरोप है। और सबसे पहली चीज तो इनके बताइए, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 302-307 के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। दंगाइयों को टिकट खुलेआम दिया है। इनके लोग कहते हैं पेशाब से जलवाएंगे हम अपने। इनके लोग कहते हैं कि हम आगे फैसला लेंगे, हमारी सरकार आने वाली है। ये गुंडों को इन्होंने सब टिकट दिया है। दंगाई को टिकट दिया, जिसने कैराना में पलायन करवा दिया था। इन्होंने रफीक अंसारी, मोहम्मद यूनुस, इन्होंने कितने लोगों को ऐसा टिकट दिया है जो कि अपराधी है, घोषित अपराधी है। तो इनको बताना चाहिए कि अपराधियों और दंगाई का राज क्यों डालना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को मौका नहीं देने वाली है। हम दोबारा से उनको ठोकेंगे, दोबारा से जेल के अंदर डालेंगे। जी, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो उन्होंने काम किया था उसका क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं। बिजली को लेकर उन्होंने जो कोशिशें की थी वो कामयाब हुई, तो अब उस पर आप दम भर रहे हैं। जो हाईवेज थे उसको उन्होंने शुरू किया, उस पर आप क्रेडिट ले रहे हैं। इनके जमाने में 5 घंटे बिजली आती थी और सहसाई परिवार के 5 जिलों में साढ़े 24 घंटे बिजली आती थी। आज सारे जिलों में बिजली आती है। मैं तो पूछ रहा हूँ, आप बता नहीं पा रहे हो। एक भी अगर आपने पावर प्रोजेक्ट लगाए हो तो मुझे बताइए कि कब लगाए और किस बजट से आपने लगाए। आप ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि एक भी यूनिट का कोटा अगर केंद्र से बढ़ाया गया हो तो बताइए कहाँ से बिजली आ रही है। इसलिए आपकी चोरी पकड़ी गई, आपने कुछ नहीं किया। आपने हमारे कमाई पर 5 साल निकाले, आपने हमारी कमाई पर 5 साल निकाले। जनता दोबारा दंगाइयों को आपने हमारे कमाई पे 5 साल निकाले। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। चलिए ठीक है, के पांडे जी मैं आपका रुक कर रहा हूं। ठीक है कपिश भाई, ठीक है, आलोक अवस्थी जी, ठीक है। के पांडे जी, बड़ा सवाल यह है कि वायदे बड़े करने बड़ी बात नहीं है, इन बड़े वायदों को बड़े वोट बैंक तक पहुंचाना बड़ी बात है। क्या उसमें आप कामयाब हो पाए हैं? आपकी तरफ से पहले से कई घोषणाएं जारी की गई थी। व्यवस्था पे चर्चा हो रही थी, पहले जवाब सुन लीजिए। हाँ बोलिए। ये 300 से ज्यादा जिस पार्टी के विधायक हो जो सत्ता में हो, जिसमें 114 विधायक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त, उनके ऊपर आपराधिक केस है। 86 ऐसे विधायक है जिनके ऊपर गंभीर अपराध के केस है। और उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर 30 से ज्यादा मुकदमे, और जो स्वयं अपने मुकदमे वापस लेने की बात करता है, और 53 मुकदमे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य के ऊपर। यह और अभी फतेहाबाद में जिस तरह से आगरा में इन्होंने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया जिसके ऊपर 80 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे। कानून व्यवस्था की बात करेंगे, कानून व्यवस्था की बात करते समय भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती? ये बेशर्म हो गए हैं कि चैनलों पर कैसे बैठ के बात करते हैं। आलोक अवस्थी जी, अपने नेताओं को समझाओ यार, कैसे आप लोग बेशर्म हो चुके हो। अरे बेशर्मी की नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए के पांडे जी, ठीक है, आप मुद्दों पर बात करिए, व्यक्तिगत टिप्पणी से आप भी बचिए, आलोक अवस्थी जी भी बचे, मेरी गुजारिश है। के पांडे जी, लेकिन मेरा सवाल अभी बना हुआ है कि बड़े वायदे तो किए गए, लेकिन क्या ये बड़े वायदे बड़े वोट बैंक तक पहुंच पाएंगे? हाँ, आयुष जी सही एकदम आपने कहा। हमने किसानों का ऋण माफ करने का वादा किया था। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 72,000 करोड़ रुपया हमने माफ किया। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और जो मध्य प्रदेश में कुछ दिनों की हमारी सरकार थी, हमने जितने वादे थे पूरे किए। पंजाब की सरकार में हमने जितने वादे किए थे उतने वादे पूरे किए। हम केवल जनता को यह बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पे ही विश्वास जनता इस बार करने जा रही है कि हम जो कहते हैं वह करते हैं, उससे ज्यादा करते हैं जनता के हित के लिए। हमने जितने वादे किए हैं वादे पूरा करेंगे। ये क्या बात करेंगे हाथरस में? चलिए ठीक है कपिश भाई, आखिरी सवाल आपसे ही है। ठीक है कपिश भाई, ठीक है के पांडे जी, ठीक है कपिश भाई, सवाल ये उठेगा कि बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं चुनाव प्रचार में, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जो जोड़ी है, क्या उन बड़े नेताओं को टक्कर दे पाएगी इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में, इन घोषणाओं को जनता तक ले जाने में? आयुष भाई, आपने देखा होगा कि हमारा एक विजय रथ जब निकला और पब्लिक जिस तरीके से उमड़ रही थी, इनके 6 रथ निकले, उसका कोई लाभ नहीं मिला इनको। इनके तो पब्लिक नहीं आ रही थी। 40 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी से लेने पड़ रहे थे, 5,000 रोडवेज की बस लगानी पड़ रही थी, और शिक्षा मित्र से लेके शिक्षक और कर्मचारी और सफाई कर्मचारी की सर गिरवाए जा रहे थे।
तो आप इस बात को सोचिए कि बहुत अंतर हो चुका है, बहुत बदल चुका है। इनके सारे वादे कोरे निकले हैं, इनका संकल्प पत्र नहीं है, इनका जुमला पत्र है जो ये लेकर सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फ्री के वायदों को लेकर लगातार जोर दिया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये वायदे अमल में लाए जा सकेंगे। ऐसी स्थिति में जब प्रदेश पर 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, ऐसी स्थिति में जब रेवेन्यू को लेकर हमने देखा कि किस तरह से कोविड काल में रेवेन्यू पर असर पड़ा है, कोई भी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो क्या उसके लिए बहुत आसान ही रास्ता होगा? बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है, और आपको तय करना है कि इन मुद्दों में दम कितना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।